सैयद अली हुसैनी खामेनेई 85 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम पूरा और सही सही बोलने में पसीने छूट जाते हैं। Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। ईरान और इसराइल के दरमियान जो पिछले 3-4 दिन से चल रहा है, मैं फ़ौरन से इस पर बात करके आपको अपडेट करना चाहता था, लेकिन चीज़ें हर मिनट इतनी तेज़ी से बदल रही थी कि मुझे लगा कि दोनों के दरमियान कुछ फाइनल होने तक इंतज़ार करना चाहिए। और आज इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर डील की बातचीत के दौरान इसराइल के इस अचानक हमले की वजह क्या बनी, ईरान ने इसका मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया और इस वक्त हालात क्या हैं, बाकी दुनिया ने इस पर कैसे रिएक्ट किया और फ्यूचर के अंदर ये तनाज़ा क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसराइल ने अमेरिका के जरिए ईरान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया हुआ था, क्योंकि IAEA के जरिए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन से उसको ये रिपोर्ट मिली थी कि ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट 60% तक यूरेनियम को इनरिच करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि अगले कुछ ही महीनों के अंदर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की सलाहियत को हासिल कर लेगा। और अगर अचानक से वो ऐसा कर देता है तो पाबंदियां तो उस पर पहले से ही हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल समेत किसी भी मुल्क की यह जरूरत नहीं होगी कि एक न्यूक्लियर स्टेट की तरफ आंख उठाकर भी देख सकें, क्योंकि ये सच है कि दुनिया कभी भी 2 न्यूक्लियर स्टेट्स को आपस के अंदर लड़ने नहीं देती। और इसकी वजह यह है कि इसके असरात सिर्फ इन 2 मुल्कों पर नहीं होते बल्कि पूरी दुनिया पर होते हैं। और ख़ास तौर पर जब इन दोनों मुल्कों में से एक मुल्क ऐसा हो जो कि दुनिया को सस्ता तेल बेचने और गैस बेचने वाला मुल्क हो, जिसका नाम हो ईरान, और उस मुल्क के पीछे रशिया, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान खड़े हों, तो ये हमला कभी भी आलमी जंग को हवा दे सकता है। IAEA एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि दुनिया के तमाम मुल्कों की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। ईरान के मुताबिक इसने सिर्फ अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने और मेडिकल पर्पज़ के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल शुरू किया, पर IAEA के मुताबिक इसकी लिमिट 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ईरान के साइंटिस्ट खुफिया तौर पर इसको 60 से 100% तक बस ले जाने वाले ही थे। और ये काम ईरान की खुफिया अंडरग्राउंड बेसिस के अंदर हो रहा है, जो कि सैटेलाइट व्यू के अंदर भी नहीं आ सकती। और दोस्तों, ये बात सच भी है, क्योंकि ईरान कुछ ही महीनों के अंदर अचानक दुनिया को न्यूक्लियर धमाके से हैरान करने ही वाला था, और ऐसा करना अमेरिका और इसराइल की मौत थी। क्योंकि हम सबको पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल अमेरिका का बदमाश है और दोनों का मकसद एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसराइल जो कि पहले ही ग्रेटर इसराइल के लिए अपने आसपास मौजूद अरब मुल्कों ईरान, इराक, शाम, लीबिया, यमन, फ़लस्तीन को तबाह कर चुका है। अब इसके रास्ते के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी पावर है जो कि इसका रास्ता रोक सकती है और इसको बराबर की टक्कर दे सकती है। उस मुल्क का नाम है ईरान। और ईरान कोई गज़ा तो है नहीं जिसके पास अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी ना हो। ईरान दरअसल अमेरिका इसराइल मुखालिफ रशियन ब्लॉक का हिस्सा है, और अगर वो न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो इस खित्ते के अंदर पावर डायमेंशन मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो जाएंगे और अब मुकाबला बराबरी का होगा। लिहाजा ये लॉजिकल है कि इससे पहले ईरान को किसी भी तरह से तबाह कर दिया जाए या फिर उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि ये दुनिया के नक्शे पर बस एग्जिस्ट ही करे, लेकिन इसके पास कोई पावर ना हो। और इस तरह से अपने आसपास के मुल्कों को कमज़ोर करके तबाह करने के अंदर इन दोनों मुल्कों का बायोडाटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले अमेरिका ने यह कोशिश की इसराइल के दबाव के अंदर के ईरान पर पाबंदियां लगाकर इसकी इकोनॉमी को तबाह किया जाए, आलमी फोरम्स पर इसको अकेला करके छोड़ दिया जाए, लेकिन ईरान ये दोनों चीज़ें भी सर्वाइव कर गया। आपको बताता चलूं कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तरफ से अगर ईरान पर पाबंदियां ना होती तो अपने तेल और गैस की दौलत की वजह से ये मिडल ईस्ट का सबसे अमीर तरीन मुल्क होता। अब जाहिर है कि जब पाबंदियों की वजह से कुछ ना हुआ तो दूसरा तरीका इनके पास ये था कि इनके मुल्क के अंदर मीडिया वार और प्रोपेगेंडा से बगावत करवा दे, जो कि ये इराक और लीबिया के अंदर पहले भी आजमा चुके हैं। आपको याद होगा कि इराक पर भी अमेरिका और इसके इत्तेहादी यानी नेटो ने यह कहकर हमला किया कि सदाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो कि पूरे मिडल ईस्ट के लिए खतरा बन सकते हैं। और फिर हमने देखा कि बुश के हुक्म पर अमेरिका ने इराक के अंदर जंग शुरू की, जिसके अंदर लाखों लोग अपनी जान दे बैठे। पर आखिर में सदाम हुसैन की मौत के बाद जब इराक पर कब्जा किया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला। और सेम यही बहाना लीबिया के सदर मोमर कजाफी के साथ भी किया गया, उनको भी मरवा दिया गया, इस मुल्क के अंदर खाना जंगी करवा दी गई, लेकिन आखिर के अंदर वहां से भी कुछ नहीं निकला। और अब आप देखें कि सेम यही बहाना ईरान के लिए भी किया जा रहा है। उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इसके पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं और ये सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और यही चूरन ये दोनों मुल्क आलमी फोरम पर भी अपने इत्तेहादियों को बेच रहे हैं ताकि ईरान पर हमले का बहाना और सपोर्ट हासिल कर सकें।
पर दोस्तों हकीकत यह है कि रशिया यूक्रेन जंग के बाद हालात बहुत बदल चुके हैं, क्योंकि यूरोप खुद को यूक्रेन की वजह से अकेला तस्वुर कर रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को जंग के अंदर धकेल कर उसके बाद उसको अकेला छोड़ दिया, तो इसके बाद यूरोप को अपनी फिक्र होने लगी है। उसको अपना वजूद भी खतरे के अंदर लग रहा है कि उसका हाल भी यूक्रेन की तरह ना हो जाए। इसी वजह से यूरोप आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से दूर हो रहा है और अब पहले जैसी आलमी सपोर्ट अमेरिका और इसराइल को नहीं मिल रही। अब याद रहे कि इसराइल की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि अमेरिका की मदद और सपोर्ट के बगैर कोई बड़ा हमला कर भी सके। अब ईरान ने इस मीडिया वॉर और प्रोपेगेंडा का जवाब इस तरह से दिया कि पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि हम IAEA को तमाम असेस देने को तैयार हैं कि वो आकर अपनी तसल्ली कर लें कि हम किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम नहीं कर रहे और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर और सिर्फ इस सूरत पर जब वो इसराइल की इस खुली बदमाशी को और गजा के अंदर इसकी फौज की तबाही को रोक दे। अब जाहिर है कि इस तरह के बयान के बाद ये प्रोपेगेंडा भी ठुस हो गया। अब इसराइल और अमेरिका बेचारे की मजबूरी थी कि बेशर्मी से ऐन उसी वक्त जब ये मज़ाकरात चल रहे थे, इसराइल के जरिए इसने अचानक ईरान पर हमला कर दिया और ये पूरा एक प्लांटेड हमला था जिसकी मनसूबाबंदी कई महीनों से जारी थी। ईरान ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और ना ही इतनी सिक्योरिटी टाइट रखी थी कि जाहिर है कि उसको एतमाद था कि मज़ाकरात के बीच में कौन हमला कर सकता है। सबसे पहले इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने एजेंट्स के जरिए तेहरान के अंदर एक खुफिया बेस बनाया और उसके बाद अचानक से ईरान को सरप्राइज इस तरह से दिया कि डायरेक्ट उसकी फ़िज़ाई हदूद में घुसने की बजाय पहले ट्रकों और गाड़ियों के अंदर मिलिट्री ड्रोन्स को यहाँ पर स्मगल किया और इसके बाद यहाँ से इनको लॉन्च करके हमला किया और इन ड्रोन्स के साथ साथ अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को भी इस हमले के अंदर इस्तेमाल किया और इससे पहले अपने एजेंट्स के जरिए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा बना दिया ताकि इसको ठीक करने के अंदर इतना टाइम लग जाए कि तब तक इसराइल अपनी तमाम कार्रवाई पूरी कर चुका होगा। और इस हमले के अंदर ईरान का सबसे बड़ा टारगेट थे इसकी मिलिट्री लीडरशिप और इसके अंडरग्राउंड मौजूद और सामने मौजूद न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इन पर हमला करके इनको तबाह करना, इसके साइंटिस्ट को, टॉप मिलिट्री लीडर्स को और पॉलिटिकल लीडर्स को उड़ाना, और इसने ये काम कर भी दिया। जुमा के दिन सुबह 4 बजे के करीब इसराइल ने ईरान पर 5 मरहलों के अंदर बड़े पैमाने पर फिजाई हमले किए जिनके अंदर 200 से ज़्यादा जंगी त्यारे भी शामिल थे। इन हमलों के अंदर ईरान के कम से कम 100 मकामात को निशाना बनाया गया जिनके अंदर ईरान का सबसे अहम जोरी मरकज़ नुत्ज़र भी शामिल है जो कि तेहरान से 220 किलोमीटर जनूब मशरिक के अंदर है और यहाँ पर यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए तकरीबन 15,000 सेंट्रीफ्यूजेस नस्ब हैं। फोर्डो न्यूक्लियर साइट है जो कि पहाड़ के अंदर बना हुआ है, यहाँ पर भी मामूली नुकसान हुआ क्योंकि इसराइल के पास इतने ताकतवर बम नहीं है जो कि पहाड़ को फाड़ कर अंदर तक जा सकें। In which it's hundreds of centrifuges high, perhaps 90 meters underground, and enrich uranium to 60%, IAEA reports have said. Tiny white squares show the tunnel entrances, and above the surface is a support building. Israel has already targeted this huge Iranian Revolutionary Guard Corps facility near Qom in northern Iran in the past days. इसके अलावा अस्फहान के अंदर न्यूक्लियर इन्वेस्टिगेटिव मरकज़ को भी निशाना बनाया गया और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स और दिफाई तनसीबात को भी तबाह किया गया और इसके अलावा ईरान के 9 सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कई आला ओहदेदारान भी इसके अंदर शहीद हो गए जिनके अंदर ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल हुसैन सलामी भी शामिल थे। डिप्टी कमांडर इन चीफ गुलाम अली रशीद अली शेखानी जो कि आयतुल्ला ख़ोमनाई के मुशीर थे और इसके अलावा IRGC एयरफोर्स के सरबराह और इनके कई मुआविन भी मारे गए। इसराइल के ये हमले तेहरान, शिराज, तब्रेज़, अस्फहान और करामशाह शहर तक फैले हुए थे और मिसाइल डेवलपमेंट साइट्स पर और मगरबी ईरान के अंदर ये फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर भी किए गए। पासदारान इनकलाब के ओहदेदारों के घरों पर हमले किए गए और इसके अलावा तेहरान के अंदर एक रिहायशी इमारत पर हमले के अंदर 60 आम शहरी शहीद हो गए। एक अंदाजे के मुताबिक 90% इस हमले के अंदर शहीद होने वाले आम लोग थे और इसके अलावा ईरान के फौजी अड्डों और मेहराबाद एयरपोर्ट के लड़ाका तैयारों के हैंगर्स को तबाह किया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर को और फ्यूल के टैंकर्स को निशाना बनाया गया। मशहद एयरपोर्ट जो कि शुमाल मशरकी ईरान के अंदर मौजूद है, इस पर भी इसराइल ने हमला किया जो कि इस तनाज़े के अंदर सबसे लंबा हमला था। अब बात यह है कि इस हमले के अंदर इसराइल ने कुछ भी नहीं छोड़ा, चाहे इसके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, आम इंसान हो, न्यूक्लियर साइट्स हो, ईरान के एयरपोर्ट हो या फिर इसके तेल की दौलत हो, किसी को भी नहीं छोड़ा। और इस कदर बड़े हमले के बाद और नुकसान के बाद अमेरिका और इसराइल का ख्याल था कि शायद इस कदर बड़ी मिलिट्री लीडरशिप के जाने के बाद ईरान कई दिनों तक तो सीधा खड़ा ही नहीं हो पाएगा और मजीद हमले के खौफ से न्यूक्लियर डील के लिए फौरन राजी हो जाएगा। लेकिन इस हमले ने दुनिया को दिखा दिया कि ये लोग कितने बड़े मुनाफिक हैं, इनके चेहरों से निकाब उतर गया क्योंकि इसी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया कि अभी भी ईरान के पास वक्त है कि इस डील पर राजी हो जाए और इसराइल पर हमला करने की कोशिश ना करे क्योंकि हम इसके डिफेंस में खड़े हैं। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह तंजिया लहजे के अंदर कहा कि वैसे भी अब इस डील के मेंबर कम हो चुके हैं, यानी जिनको इसराइल ने इस हमले के अंदर शहीद किया इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इस मुज़ाकरात का हिस्सा थे और अब वो इस डील के लिए जिंदा नहीं है। उसने मजीद कहा कि मैंने पहले ही ईरान को 60 दिन का टाइम दिया था और आज 61 डेज हो चुके हैं
और मजीद कहा कि इसराइल ने मुझे इस हमले से पहले इन्फॉर्म भी किया था। अब इसका मतलब यह है कि ये दोनों मुल्क एक तरफ तो डील की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद मुख्तार मुल्क की सरजमीन पर घुसकर जंग भी शुरू कर देते हैं। आपको यहाँ पर एक फैक्ट बताता चलूँ कि अगर ज़मीन के जरिए ईरान पर हमला करना और कब्जा करना पॉसिबल होता तो अमेरिका और इसराइल इसके इत्तेहादी मिलकर 1 मिनट लगाते और अपनी नेटो फौज को यहाँ पर भी भेजकर तबाही मचा देते। लेकिन आपको बताता चलूँ कि ईरान की ज्योग्राफी बहुत ही सख्त है और ये चारों तरफ से या तो पहाड़ों से गिरा हुआ है या फिर कुदरती रुकावटों की वजह से बचा हुआ है। और दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने चाहकर भी इन पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन इसको नहीं हरा पाए। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ की आवाम के अंदर पैट्रियटिज्म या फिर हुबुल वतनी हद से ज्यादा है। इनकी आवाम इंतहाई बेखौफ है, किसी से नहीं डरती और अपने मुल्क के लिए जान भी दे सकती है। और यही वजह थी कि मजबूरन इन लोगों को एयर स्ट्राइक का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि ये सच है कि एयर फाइट के अंदर ईरान इसराइल के मुकाबले में कहीं पर भी नहीं ठहरता। अब ईरान इसराइल के इस अचानक हमले से कुछ देर के लिए वाकई सहम गया, क्योंकि इसको समझ नहीं आया कि इतना बड़ा हमला अचानक से कैसे हो गया। पर जिस तरह से ईरान ने इस हमले के बाद खुद को संभाला, अपनी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के जाने के बाद भी वो वाकई कमाल था, फौरन से रिस्पॉन्स किया। अमेरिका और इसराइल शायद ये बात नहीं जानते थे कि ये वो ईरान है जो कि जंगों और इंजाम से नहीं डरता, बल्कि अहले बैत और मजलूमों के साथ खड़ा होने वाला है। आपको बताता चलूं कि आज से 1400 साल पहले भी जंग कादसिया के अंदर फारिस यानी मौजूदा ईरान को हासिल करने की जंग के अंदर 20,000 सहाबा कराम शहीद हो गए थे, जो कि उस वक्त की तादाद के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा था। अब ये बात बताने का मकसद ये है कि फारसी लोग दरअसल बहुत ही सख्त जान है, बिल्कुल अरबों की तरह। वतन के लिए लड़ना, इसके लिए मर जाना इनके खून के अंदर शामिल है और यही साबित किया ईरान ने इस हमले के बाद। और ईरान के वापसी हमले के बाद इसराइल की वो हालत हो चुकी है कि बेचारा नेतन्याहू आज 3 दिन के बाद बंकर से बाहर निकला है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? इसराइल के सबसे इंपॉर्टेंट अर्बन शहर को देखकर ये फर्क करना मुश्किल हो गया है कि ये गजा है या फिर इसराइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर, क्योंकि ईरान ने इस हमले के बाद जवाबी तौर पर तकरीबन 150 से 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की तरफ फायर कर दिए। और इसके अलावा क्रूज मिसाइल, खुद कुछ ड्रोन्स और रॉकेट्स भी इस हमले के अंदर शामिल थे। ईरान के इस हमले की रफ्तार और इसका पैटर्न इरेगुलर था, क्योंकि इसने रीजनल कोऑर्डिनेशन से ये हमला किया, जिसके अंदर लिबनान, शाम, यमन से एक साथ हमला था। यानी इसराइल को समझ नहीं आया कि किस किस साइड से किस किस चीज को और आखिर कितना टारगेट करे। और आखिरकार ओवरलोड की वजह से इसका डिफेंस सिस्टम बहुत हद तक फेल हो गया और इसराइल के फिजाई तौर पर नाकाबिले शिकस्त ताकत के पोल को भी खोल दिया। मिसाल के तौर पर आयरन डोम। इसराइल का ये डिफेंस सिस्टम लगातार मिसाइलों की वजह से इतना कंफ्यूज हो गया कि कई मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो गए और तबाही मचा दी। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। डेविड स्लिंग, जिसका काम दरमियानी फासले के बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स को रोकना होता है, इतलात के मुताबिक इस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को रोकने की कोशिश तो की, मगर ईरान की सुपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की रफ्तार और पैटर्न की वजह से ये बहुत सारे मिसाइलों को नहीं रोक पाया। और इसके अलावा इसराइल के एरो 1, एरो 2 और एरो 3 सिस्टम ने भी दरमियानी फासले के बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसको नहीं रोक पाया। दरअसल ईरान ने इस बार इंतहाई जहानत के साथ किया ये कि कई मिसाइल लो एटीट्यूड और जिग जैग ट्रेजेडी के अंदर दागे, जिसकी वजह से एरो सिस्टम को डिटेक्ट करने के अंदर बहुत ही मुश्किल हुई। खास तौर पर बहुत ही तेज हाइपरसोनिक मिसाइलों को, जो कि अपनी तेज स्पीड की वजह से सिस्टम के रडार से बाहर निकल गए। और इसके अलावा इसराइल का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जिसका काम ड्रोन्स को और GPS गाइडेड मिसाइल्स को जाम करना या फिर इनकी एक्यूरेसी खराब करना होता है। ईरानी ड्रोन्स शहीद और दीगर ड्रोन्स के अंदर एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी थी, जिसने इनको धोखा देकर बहुत नुकसान करवाया। ईरान के जवाबी हमले से पहले यरूशलेम, तिल अवीव और दीगर शहरों के अंदर एयर सायरन बजना शुरू हो गए और वतन की मोहब्बत के अंदर आकर यहाँ पर आबाद होने वाला हर एक शहरी अगले ही लम्हे बंकर के अंदर मौजूद था। और जब ईरान ने जुमे से इतवार तक हमला किया तो कम से कम 14 अफराद हलाक, जबकि 390 इसराइली जख्मी हो चुके हैं। शुमाली इसराइल के शहर तमर्रा के अंदर एक इमारत तबाह हुई, जिसके अंदर 4 खवातीन हलाक हो गई। और इसके अलावा बतियाम, तिल अवीव के करीब मौजूद हमले के अंदर मिसाइल हमले से तकरीबन 6 अफराद हलाक और 180 जख्मी हो गए। और कई मिलिट्री हलाकतों को शर्म के मारे इसराइल दुनिया से छुपा रहा है, क्योंकि असल खबर अभी तक दुनिया से बाहर नहीं निकल पाई। आपको बताता चलूं कि इस मंजर को फ़लस्तीन के अंदर ख़ुसूसन गजा, लिबनान और यमन के लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे ये कोई पिकनिक हो। उनका कहना था कि ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। और ये छोड़ो, लिबनान की सरहद पर ये बंदा इसे म्यूजिक के साथ इस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। मेरे चमन मेरे वतन, मेरे चमन मेरे वतन, तू रहे सदाबाद, तू रहे सदाबाद। यमन वो वाहिद मुल्क था जो कि सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं बल्कि प्रैक्टिकली तौर पर ईरान के साथ इस हमले में शामिल हुआ, क्योंकि इसने इसराइल पर कई मिसाइल दागे। और अभी की इतलात के मुताबिक वक्फे से एक के बाद एक ईरान की हमलों की ये वेव जारी है, जिसके अंदर इसराइल के नुकसान का अंदाज़ा लगाना अभी बहुत मुश्किल है।
और अभी तक की हालिया इतलात के मुताबिक इसराइल के गैस के प्लांट्स पर और इसकी बहुत ही अहम मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया गया है, जिसकी वीडियोस भी जारी की गई हैं। और इसके अलावा मंडे को इसराइल के हाइफा शहर और इसके अलावा कई मकामात पर ईरान ने हमला किया, जिसमें बड़े पैमाने पर हलाकतों की इतलात आ रही है और इस हमले का टारगेट इसराइल के मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को बताया जा रहा है। ईरान ने यह ऐलान किया है कि जिस तरह से वो पहले न्यूक्लियर डील पर राजी हो गया था, आज से वो बिल्कुल खत्म है और जब तक हम अपना पूरा बदला नहीं ले लेते इसराइल से, ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। ईरानियन मिलिट्री का एक्सपर्ट ये कहना था कि जिस तरह से यूरोप पूरे 2 साल तक गजा की तबाही देखता रहा और इसके बाद इसराइल का ईरान पर हमला भी देखता रहा, लेकिन खामोश तमाशाई बनता रहा, तो अब इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारे सेल्फ डिफेंस के दौरान हमें कोई मशवरा दे। सो इससे बेहतर है कि खामोश रहें। जबकि बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस और बाकी यूरोपियन मुल्कों ने इसराइल की सपोर्ट और इसको मुमकिन सेल्फ डिफेंस कहकर इसकी हिमायत का ऐलान किया है। अब ये कितना फनी है कि ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई बंदा गन लेकर आपके घर के अंदर घुस आए, आपके घर के लोगों को मारना शुरू कर दे और इसके बाद कहे कि मुझे शक था कि तुम मुझ पर हमला कर सकते हो। बिल्कुल यही लॉजिक है इसराइल की, क्योंकि दुनिया के अंदर भी ये निज़ाम है कि अदालत मुजरिम को तब तक सजा नहीं देती जब तक कि वो जुर्म कर ना ले। अब जिस बंदे ने कोई जुर्म किया ही ना हो, उस पर यह जुर्म साबित भी ना हो, तो उसको उसकी पहले सजा दे देना, ये किस तरह से लॉजिकल है? इन लोगों को ये किसने इख्तियार दिया कि इस तरह से बदमाशी करके उनको सजा दें? हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों मुल्कों के पास ईरान पर हमले के लिए जब कोई सॉलिड बहाना नहीं था, तो अब इनका यह कहना है कि हमारी लड़ाई दरअसल ईरान की आवाम से नहीं है, बल्कि इसकी लीडरशिप से या फिर इसकी इस्लामी हुकूमत आयतुल्लाह खमनाई की हुकूमत से है। ईरान के लोगों को इस हुकूमत को हटाने के लिए बाहर निकलना चाहिए। पर इन लोगों को शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि आयतुल्लाह खमनाई सिर्फ एक पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल मजहबी लीडर भी हैं। दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए वो एक इमाम की हैसियत रखते हैं, वो इमाम जिनका एक फतवा जिहाद की तबलीग करने के बाद पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों को इकट्ठा कर सकता है। सो आयतुल्लाह की आवाम को वर्गलाने का ये पैंतरा इन पर काम नहीं करने वाला। अब ईरान और इसराइल की इस जंग के दौरान मुस्लिम दुनिया का रिएक्शन इंतहाई हैरत अंगेज था, क्योंकि पाकिस्तान ने तो खुलकर ईरान की मदद और हिमायत का ऐलान किया और कहा कि वो हमारे भाई हैं। आलमी तौर पर, सफारती तौर पर और मिलिट्री तौर पर हर तरह से हम इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पर दोस्तों सच ये है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान तो खुद अमेरिका के IMF से कर्ज लेकर अपना मुल्क चला रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो जो हुकूमत आती है दरअसल वो पहले अमेरिका की रजामंदी से आती है। अवाम का वोट का मैंडेट चोरी करके आने वाली हुकूमत के पास इतना इख्तियार कहाँ होता है कि वो इस तरह के बड़े फैसले कर सके। और सबसे हैरत अंगेज बयान था सऊदी अरेबिया का, क्योंकि शिया सुन्नी की तफरीक से हटकर जो कि इनके दरमियान कई दहाइयों से मौजूद है, वो भूल कर मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान की हिमायत का ऐलान किया और इसको सेल्फ डिफेंस कहा, जिसको वो सपोर्ट करता है। और शायद इसकी वजह यह है कि मोहम्मद बिन सलमान को अंदाज़ा हो चुका है कि अगर इसी तरह से हम शिया सुन्नी बनकर आपस के अंदर लड़ते रहे तो बहुत जल्द हमारी बारी भी आने वाली है। जबकि उर्दन ने इंतहाई बेशर्मी के साथ इसराइल की तरफ बढ़ने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स को अपनी स्पेस के अंदर तबाह करता रहा, जबकि दूसरी तरफ इसराइल के तैयारों को और इनके मिसाइल को अपनी स्पेस से गुजरने दिया। देखें, ये जो सूरत हाल है मुस्लिम दुनिया के लिए इंतहाई क्रिटिकल है, क्योंकि ईरान और इसराइल की जंग इस बात का फैसला करेगी कि दुनिया के अंदर मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। अगर ईरान इसी तरह से डटा रहा, न्यूक्लियर पावर बन गया और मुस्लिम दुनिया एक होकर इसके पीछे खड़ी हो गई, तो दुनिया के अंदर मुसलमानों की हुकूमत, ताकत और गलबा एक लंबे अरसे के लिए कायम हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो ईरान एक आखिरी रुकावट थी, जिसके बाद अगली बारी पाकिस्तान और इसके बाद सऊदी अरेबिया की भी है, क्योंकि ये हम मुसलमान हैं जो कि एक दूसरे को शिया सुन्नी की निगाह से देखते हैं। आपका दुश्मन आपको एक ही नज़र से देखता है और वो है मुसलमान, और इसी तरह से आप पर हमला करता है और आपको ख़त्म करना चाहता है। और पाकिस्तान से अमेरिका और इसराइल को ख़तरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर हुकूमत को कभी भी बदल सकते हैं और आवाम के वोट की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। और इसीलिए मेरा गुमान ये कहता है कि आर्मी चीफ का अमेरिका का विजिट कोई बिला वजह नहीं था, बल्कि इस विजिट के अंदर भी अमेरिका की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया होगा कि इसराइल को या तो कबूल करने के लिए लॉबिंग शुरू करो, ताकि इसके बाद सऊदीया भी तुम्हें ज्वाइन कर सके, या फिर ईरान के बाद अगली बारी तुम्हारी है। और अब देखें कि इस लॉबिंग की शुरुआत तो पहले पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है, क्योंकि इसराइल के खिलाफ और गजा के हक के अंदर आप यहाँ पर एहतजाज भी नहीं कर सकते। और हम ये भी जानते हैं कि इसराइल इस हमले के बाद आराम से तो नहीं बैठेगा, बल्कि इसका बदला तो लेगा। पर सबसे पहले ईरान को अपने अंदर के गद्दारों को ख़त्म करना होगा, जिनकी मदद और इंटेलिजेंस से मोसाद ने तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ईरान पर यह हमला किया। और फिर इसके बाद तमाम मुस्लिम मुल्कों को, ख़ास तौर पर अरब मुल्कों को ये डिसाइड करना है कि वो अपना मुस्तकबिल कैसा चाहती हैं, वही गुलामी वाला या फिर सर उठाकर बराबरी और ख़ुद मुख्तारी की ज़िंदगी। अब आपको बताता चलूँ कि ईरान के पास सिर्फ स्ट्राइक के अलावा और भी बहुत सारे कार्ड्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर उसने रिसेंटली ये धमकी दी है कि स्टेट ऑफ हरमोज को वो ब्लॉक कर सकता है। अब ये स्टेट ऑफ हरमोज क्या है? दरअसल हरमोज एक तंग समुद्री रास्ता है जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से मिलाता है, और ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, क्योंकि दुनिया का तकरीबन 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है।
इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर और इसके शुमाल के अंदर ईरान है, जबकि जनूब के अंदर ओमान, यानी इसका शुमाली हिस्सा मुकम्मल तौर पर ईरान की समुद्री हदूद के अंदर आता है। ईरान का जजीरा कुशम और पोर्ट अब्बास इस इलाके के करीब मौजूद हैं और ईरान की नेवी फौज यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर मौजूद होती है। आलमी कवानीन के मुताबिक अगरचे इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होती है, लेकिन ईरान इसको सिक्योरिटी खतरे की बुनियाद पर रोक भी सकता है। आज अगर इस रास्ते को ईरान बंद कर देता है तो तेल और गैस की सप्लाई बंद होने की वजह से इनकी कीमतें आसमान तक पहुंच जाएंगी। खास तौर पर यूरोप, चीन, जापान और भारत इससे बुरी तरह से मुतासिर होंगे। अब इस ब्लॉकेज की वजह से इसराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसराइल अपना ज़्यादातर तेल अरब मुल्कों से लेता है, खसूसन यूएई वगैरह से। और अगर ये तेल नहीं मिलता तो इसराइल की इकॉनमी पर और इसके फौजी ऑपरेशंस पर बराह रास्त दबाव पड़ेगा, इतना ज़्यादा दबाव कि बाकायदा जंग का आगाज़ भी हो सकता है। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इस वक्त जितनी हिम्मत और गैरत ईरान ने दिखाई है, अगर दुनिया के बाकी इस्लामिक मुल्क भी दिखा दें, खसूसन अरब, ट्रंप के आगे लेटने की बजाय ये गैरत दिखा दें, इसकी ऑयल सप्लाई को बंद कर दें, तो इसराइल सिर्फ एक दिन के लिए भी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ खामोश तमाशाई बना हुआ है, सिर्फ ये तमाशा देख रहा है, तो ये आपकी गलत फहमी है। इसराइल जानबूझकर ईरान को उकसा रहा है कि वो इसकी सिविलियन आबादी पर कोई बहुत बड़ा हमला करे और इसके अलावा अमेरिका की किसी एयर बेस को गलती से टारगेट करे, जिसके बाद अमेरिका को ये मौका मिल जाए कि वो इस जंग के अंदर कूद पड़े। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरानी अवाम खुशी से नाच रही है, इसको सेलिब्रेट कर रही है, जबकि इसराइल के अंदर खुद नेतन्याहू के इस हमले के खिलाफ एहतजाज शुरू हो चुके हैं। और इन लोगों का कहना है कि हम आए रोज अपनी जान बचाकर बंकरों के अंदर बैठ कर तंग आ चुके हैं। इसराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुल हो चुका है इस मुल्क को छोड़कर जाने वाले लोगों की वजह से। अमेरिका के मुताबिक इनका शुरू में प्लान था कि आयतुल्लाह खमनाई को कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया जाए, लेकिन इसको एंड टाइम पर बदल दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ आयतुल्लाह खमनाई ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, इस इनकलाब के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ और मेरे इस इनकलाब के लीडर हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। लेकिन उनके इंतजार के अंदर हम सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, बल्कि उनके आने के लिए या फिर उनके रास्ते को साफ करने की भी कोशिश कर सकते हैं। من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من تک دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نظار شما باشد. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. दोस्तों ये बात आपको सुनने में शायद बुरी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है कि बनु उमैया के खिदमत गुजार उस टाइम के अंदर भी बुज़दिल थे और आज के टाइम के अंदर भी बुज़दिल हैं, और हुसैनी उस टाइम के अंदर भी दलेर थे और आज के टाइम के अंदर भी वैसे ही दलेर हैं। और ये मिसालें आपके सामने हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी मुल्क ने बादशाहत का निज़ाम ख़त्म किया है तो वो सिर्फ ईरान की हुकूमत है, शिया मुसलमान है। बाकी अरब मुल्कों के अंदर आप देख लें कि अभी तक बादशाहत का निज़ाम कायम है, जो कि इस्लाम के निज़ाम के खिलाफ, खिलाफत के निज़ाम के खिलाफ है। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, अगरचे इस वक्त तक तो सूरत यह है कि मानना पड़ता है कि अगर कुछ हिम्मत, कुछ जुर्रत का मुजाहरा किया है तो सिर्फ अहले तशय्युअ ने किया है। सुन्नी मरे हुए हैं, सुन्नी बुरी तरीके से सुन्न हो चुके हैं। सुन्नियों को यह सबक पढ़ा दिया गया है, हाकिम फासिक हो, फाजिर हो, इताअत करनी है तुमने बस। इल्ला ये कि कुफ्र का हुक्म दे, उसे क्या पड़ी है कुफ्र का हुक्म देगा? वो खुद कुफ्र करेगा, वो करे, महल के अंदर जो चाहे करे, तुमने इताअत ही इताअत कर दी। सारे बादशाह बैठे हुए, किसी का बाल बिका नहीं हुआ। ईरानियों ने उठा के शहनशाह को फेंका, भगाया वहां से, और उसे जो है अमेरिका तक ने बना देने से इनकार कर दिया। ये हाल किया उन्होंने, दिखाई है ना कुछ हिम्मत, जुर्रत। इस वक्त भी एक ही मुल्क है जो डटकर बात कर रहा है इसराइल के खिलाफ, वाहिद मुल्क मुसलमान मुल्क। और दूसरी बात यह सच है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बहुत बड़ी निशानी यह है कि इनके आने से पहले मुसलमानों के अंदर शिया सुन्नी फसादात, फिरका वारियत से ये लोग आज़ाद होकर एक हो जाएंगे। जब खामनाई किबला ने ये तय कर दिया, जो हमारा गिला था अहले सुन्नत का कि असहाबे रसूल पर ये तबर्रा बोलते हैं, उन्होंने इसको सख्त हराम करार दे दिया। फिर भी अगर कोई सुन्नी स्टेज पर इस तरह की हर्जा सराई करे तो उससे बड़ा कायनात में झूठा कोई नहीं। किसने हक दिया है कि इस एक सच्चाई को, जिसने क़याम अमन के लिए एक कुलीदी किरदार अदा किया है, आज हम मिल बैठे हैं उसी 1.5 सतर के फतवे की रोशनी में मिल बैठे हैं। इससे पहले हमारी सूरत हाल क्या थी?
और दूसरी निशानी ये होगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के बाद काले झंडों की जमात खुरासान मुल्क से निकलकर इमाम मेहदी का साथ देने के लिए यरूशलेम या फिर एलिया के अंदर अपना पड़ाव करेगी। उस जमात के बारे में बयान होता है कि वो काले झंडे की जमात होगी जिसका रास्ता कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। आपको बताता चलूं कि खुरासान उस जमाने के अंदर ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा था। यहाँ तक कि ईरान के एक सूबे का नाम आज भी खुरासान है और हदीस मुबारका के अंदर मौजूद एलिया या फिर यरूशलेम आज भी इसराइल के कंट्रोल के अंदर है। और ईरान इसराइल की जंग इसी बड़े मार्के की तरफ इशारा कर रही है जिसके बाद गैर मुस्लिम कौमें इत्तेहाद बनाकर मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगी। और आज के टाइम के अंदर काफिरों के इस इत्तेहाद वाली जमात को आप नेटो कह सकते हैं, जबकि मुसलमानों की क़यादत उस टाइम के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे। सो आप कह सकते हैं कि मौजूदा हालात सिर्फ इत्तफाक नहीं है बल्कि उसी ज़माने आखिर की तरफ इशारा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इसराइल लगातार ग्रेटर इसराइल को बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बहुत करीब है और उसी वजह से तो अपने आसपास मौजूद तमाम गल्फ कंट्रीज को या फिर अपने हमसायों को तबाह कर चुका है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा हालात सिर्फ इत्तफाक नहीं है बल्कि उसी ज़माने आखिर की तरफ इशारा कर रहे हैं और इसीलिए हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, हालात पर नज़र रखना होगी और एक होकर कुफार के सामने खड़ा होना होगा। सबसे ज़्यादा आज के टाइम के अंदर ज़रूरी यह है कि हम सब मुसलमान मुल्क मिलकर अपना इत्तेहाद कायम करें। मुसलमानों के लिए ये डू एंड डाई का टाइम है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाता है या नहीं, या फिर आने वाले टाइम मजीद मुश्किल होते जाएंगे, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे ब्रदर मुल्क ईरान की हिफाजत फरमाए, उसकी मदद फरमाए और उसको हर मुहाज पर कामयाबी अता फरमाए। और ये भी दुआ है कि दुनिया के तमाम मुसलमानों की, खास तौर पर अरब हुक्मरानों की गैरत को भी जगा दे। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अशहदु अन्ना अला नबी अल्लाह, अशहदु अन्ना अली वली अल्लाह।